गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। क्या हाल चाल है बच्चों? अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। मेरे जो पीपीटी शेयर कर रखी है बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सलाम सबको, नमस्कार। मैं सुनील चतुर्वेदी बच्चों, आपको ऑप्टिक्स डिस्कस करूंगा। आप में से कई सारे बच्चे जानते भी होंगे यार। बिल्कुल कई सारों के जवाब बिल्कुल हाँ आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल कई सारे बच्चों के हाँ आ रहे हैं और कई के नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन काफी सारों के हाँ आ रहे हैं। जैसे अंजलि ने बोला है हाँ, ठीक है। मोहन बोला है हाँ, काफी सारे बच्चे बिल्कुल हाँ जवाब आ रहे हैं और कई सारों के ना आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते वो जान लेंगे। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे रेऑप्टिक्स। रेऑप्टिक्स काफी सिंपल सा चैप्टर, जहाँ तक नीट की बात है। रेऑप्टिक्स और वेवऑप्टिक्स मिला करके, दोनों मिलके बच्चों 4-5 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन तो बच्चों दोनों को मिला के आने ही, कम से कम 4 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन आने ही है। और बिल्कुल बच्चों, हम एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे को कम टाइम में रेऑप्टिक्स को कंप्लीट करना है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि हमारा दिसंबर एंड चल रहा है, तो इसका मतलब मैं थ्योरी तो लिखाने का काम कम से कम करूंगा कि आपको प्रिंटेड मटेरियल ज्यादा दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन में पूरा करूंगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन में पूरा करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा कि बच्चा एक्सप्लेनेशन का है मेन, क्योंकि अब लिखाने का तो क्या है कि मैं आपको जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें मैं एक एक चीज, क्योंकि बच्चों हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस कर सके और बिल्कुल अपन जीरो से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो टाइम बातें तो होती रहेगी आगे, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट कर नहीं करें और आगे बढ़ें। देखो बच्चों, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, दिखाने का मतलब नहीं है, तो इसके बच्चों आते जा रहे हैं, समझते जाओ। बच्चों ऑप्टिक्स में सबसे पहले बात करें कि प्रकाश की जो होती है रेऑप्टिक्स को, ऑप्टिक्स कोई सी भी हो, चाहे रेऑप्टिक्स हो चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, यानी कि तरंग प्रकाशिकी हो चाहे किरण प्रकाशिकी हो। बच्चों हम प्रकाशिकी के अंदर क्या डिस्कस करते हैं? तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि हम, आपसे बोले प्रकाशिकी होती क्या है, तो आप आंसर होंगे प्रकाशिकी भौतिकी की वो शाखा है जिसमें बच्चों हम प्रकाश के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, प्रकाश के व्यवहार को डिस्कस करते हैं। आगे किरण प्रकाशिकी की में हम बच्चों प्रकाश की किरण स्वरूप को डिस्कस करेंगे और तरंग प्रकाशिकी में बच्चों हम प्रकाश के तरंग प्रकाश को, तरंग प्रभाव को, तरंग व्यवहार को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये स्टार्टिंग को थ्योरेटिकल पॉइंट है। जो नोट्स हैं ये सब कुछ मैं प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। इवन क्वेश्चंस भी बच्चों जैसे खाली पेज में यहाँ डिस्कस करूंगा, बाकी वो जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन सारा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल, अब आती है कि धीरे धीरे सब कुछ साउंड वगैरह सब कुछ आएगी, देखते जाओ। हाँ जी, तो आप सवाल आ जाए भौतिक प्रकाशिकी क्या होता है, तो आंसर होगी भौतिकी की वो शाखा जिसमें प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, हम उसे प्रकाशिकी बोलते हैं। बच्चों हम जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले प्रकाश के कुछ जनरल गुणों को डिस्कस करेंगे, प्रकाश की कुछ सामान्य बातों को डिस्कस करेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, होता है श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं, इस तरह के बच्चों हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें कि प्रकाश क्या है, तो आप सब जानते हो कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आ गया। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कहां से कहां तक, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में। एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर तो अपन जानते हैं कि माइक्रोवेव भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, एक्सरेज भी आती है, गामा रेज भी आती है। आ गया समझ में? दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं? दिखाई दे रहा हूँ नहीं दिखा रहा हूँ? बिल्कुल बच्चों सबका यस सर आ रहा है, वो एक बच्चे का दिखाई नहीं दे रहा आ रहा था, तो बेटा वो अपने पार्ट पे रिफ्रेश कर लो वहां पर, ठीक है। साउंड भी आ रही है, सबका बच्चों का बिल्कुल आवाज आ रही है, मतलब सब बच्चों को जो चैटिंग में लिखा हुआ है ओके, तो सबको बिल्कुल 100% ओके। बाई चांस किसी को साउंड नहीं आ रही, किसी को मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने पार्ट पे अपना जो सिस्टम उसको रिफ्रेश कर। हाँ, अब बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों श्वेत प्रकाश की बात की जाए तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपसे बोला जाए कि प्रकाश क्या है, तो आंसर होगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होती है बच्चों, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है। आ गया?
बच्चों आपको सबको पता होगा कि श्वेत प्रकाश की तरंग विधि है। अब इसके बाद हम बात करें कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में बताओ कितना होता है। आप सब जानते हो 3 टू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। आ गया। मुक्त आकाश में यानी कि निर्वात के अंदर प्रकाश सबसे ज्यादा वेग से गति करता है। क्लियर हो गया। बच्चों प्रकाश का वेग जो होता है वो हमेशा माध्यम पर निर्भर करता है। निर्वात के अंदर प्रकाश के जितने भी रंग होते हैं, आप सब जानते हो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। बच्चों इन सातों के सातों रंगों का निर्वात के अंदर वेग समान होता है। जब भी श्वेत प्रकाश निर्वात में चलेगा, समझते रहना, जब भी श्वेत प्रकाश निर्वात में चलेगा तो बच्चों सातों के सातों रंग समान वेग से गति करते हैं निर्वात। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बेसिक वीडियो, सातों के साथ रंग समान वेग से होते हैं। सबका वेग कितना था? 3 टू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। इसका बच्चों हम एक और पॉइंट ले रहे हैं, जनरल पॉइंट है। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आपको पहले से पता है, लेकिन फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इनको लिखाने का मतलब नहीं, लेकिन इसके प्रिंटेड फॉर्म में है। इसके बाद प्रकाश का वेग स्रोत तथा प्रेक्षक गति पर निर्भर नहीं करता। बच्चों आपने मैकेनिक्स के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सापेक्ष गति। तो बच्चों जब भी हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के वेग पर बच्चों निर्वात में, ये माध्यम की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं निर्वात की। आपसे बोला जाए कि निर्वात के अंदर, यदि आप निर्वात के अंदर बात करोगे, इन वैक्यूम बात करोगे, तो बच्चों निर्वात के अंदर आपसे बोला जाए कि क्या होगा? आंसर होगी प्रकाश का वेग प्रेक्षक के वेग पर निर्भर नहीं करता। समझते जाना। बच्चों आपकी तरफ प्रकाश आ रहा है और आप गतिशील अवस्था में प्रकाश को प्रेक्षित कर रहे हो। गतिशील अवस्था में प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, आप भागते हुए प्रकाश को आपके पास पहुंच रहा है और आप भाग रहे हो। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा कि बताओ प्रकाश का वेग कितना है, तो बच्चों आप आंसर होगी 3 टू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश के वेग पर सापेक्षता के जो नियम आप जो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो उसके कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए बोला यहाँ पर कि प्रकाश का वेग स्रोत तथा प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता। ये मैं बात कर रहा हूँ निर्वात में। चाहे आप स्थिर अवस्था में प्रकाश के वेग को प्रेक्षित करो, चाहे गतिशील अवस्था में प्रकाश के वेग को प्रेक्षित करो, बच्चों समान वेग प्रेक्षित हो। इसके बाद बच्चों ये जनरल गुण है, ये थोड़ा सा, तो हम जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है, लेकिन फिर भी हमको ये थोड़ा सा डिस्कस तो करना ही पड़ेगा कि हम ऑप्टिक्स में प्रकाश को डिस्कस करेंगे तो प्रकाश की जनरल बातें। ठीक है ना बच्चों? ये एक और प्रॉपर्टी देखो प्रकाश की, माध्यम में प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है। समझते जाना क्यों परिवर्तित हो, उसके पीछे कारण। बच्चों प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा, लेकिन आप सबको इतना सा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर डिपेंड करता है। यदि आप मीडियम चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पूरी चेंज हो जाती है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसका मतलब प्रकाश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आगे बढ़ाते हैं, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र माध्यम पर डिपेंड करते हैं। तो नेचुरल है कि जब प्रकाश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आगे बढ़ाएंगे और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र माध्यम पर निर्भर करेंगे, इसका मतलब 100% प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसका वेग बदल जाता है। आपसे पूछ रहे ऐसा क्यों होता है, तो आप सिंपली आंसर देना, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आगे बढ़ाते हैं, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का मान माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों प्रकाश का वेग माध्यम पर डिपेंड करता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, जैसे माध्यम चेंज करेगा प्रकाश का वेग चेंज होता जाएगा। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता हो, कई सारे का लगभग सबको पता होगा कि बच्चों प्रकाश जितना सघन माध्यम में जाता है उसका वेग उतना ही कम होता जाता है, प्रकाश जितने विरल माध्यम में जाएगा वेग बढ़ता जाता है। आगे समझे बच्चों? अपन एक बात जानते हैं, v बराबर एन लेमडा होता है। बच्चों ये जो एन होता है ना, ये प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति के बारे में एक बात ध्यान रखना, आवृत्ति केवल स्रोत पर डिपेंड करती है। यदि आपको आवृत्ति चेंज करना है तो इसका मतलब स्रोत को चेंज करना पड़ेगा। आवृत्ति कभी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करती, आवृत्ति सोर्स के साथ चेंज होगी। जैसे सपोज एक बल्ब में से प्रकाश आ रहा है और आपको उसकी आवृत्ति चेंज करो तो आपको बल्ब चेंज करना पड़ेगा, तो आवृत्ति स्रोत पर डिपेंड करती है, जबकि वेग बच्चों माध्यम पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों समझते हैं ना, v बराबर एन लेमडा फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हैं। आवृत्ति माध्यम के साथ चेंज नहीं होती, वेग माध्यम के साथ चेंज होता है। v बराबर एन लेमडा, बच्चों एन नियत हो गया। यदि प्रकाश वायु से पानी में जा रहा है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। अब आवृत्ति नहीं बदलेगी तो v समानुपात लेमडा हो गया। तो इसका मतलब यदि वेग में परिवर्तन होगा तो लेमडा में परिवर्तन होगा।
तो इसका मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसका वेग बदलता है और वेग के साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, लेकिन आवृत्ति नियत रहती है क्योंकि आवृत्ति स्रोत पर डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? तो देखो लिखा हुआ है कि प्रकाश में वेग माध्यम में प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है इसलिए तरंगदैर्घ्य बदलता है, परंतु आवृत्ति समान रहती है क्योंकि यह स्रोत पर निर्भर करती है। अरे एक एक पॉइंट मैं आपको जो बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में जो दूंगा ना, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन कम टाइम में देखा कितना ज्यादा पढ़ लेंगे, अब पता चला नहीं तो आधा टाइम मैं यहाँ पर इनको लिखने में, फिर आप लिखने में, कम से कम हम कम टाइम में ज्यादा पोर्शन कवर कर सकते। तो क्योंकि जब टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करें। समझ में आए? तो देखते जाना। इसके बाद एक और बात, प्रकाश का वेग स्रोत की गति पर निर्भर नहीं करता। याद रखना, चाहे निर्वात हो चाहे माध्यम हो। एक बल्ब है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है बल्ब स्थिर अवस्था में। अब यदि बल्ब को बच्चों में गति कराऊं और उसमें से प्रकाश निकल रहा है, गतिशील बल्ब में से प्रकाश निकल रहा है, ये समझो एक कार गति कर रही है, उसकी हेडलाइट में से लाइट निकल रही है। तो बच्चों आप समझ गतिशील कार में से प्रकाश निकल रहा है और एक स्थिर बल्ब में से प्रकाश निकल रहा है। बच्चों दोनों का वेग, यदि दोनों प्रकाश बच्चों निर्वात में चल रहे, दोनों वेग समान है। तो याद रखना, प्रकाश का वेग कभी भी स्रोत की वेग पर डिपेंड नहीं करता। देखो, प्रकाश का वेग स्रोत की गति पर निर्भर नहीं करता, परंतु ये माध्यम में प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया था अभी पिछले पॉइंट में, इधर देखना पिछले पेज पर, लास्ट पॉइंट 14 पॉइंट देखो। ये मैंने बोला था प्रकाश का वेग स्रोत तथा प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता। मैंने बताया था इन वेग के लिए निर्वात के लिए बताया था। निर्वात में चाहे आप गतिशील अवस्था में प्रकाश के वेग को प्रेक्षित करो, चाहे स्थिर अवस्था में प्रकाश के वेग को प्रेक्षित करो, चाहे स्रोत गति कर रहा हो चाहे प्रेक्षक गति कर रहा हो, प्रकाश का वेग नहीं बदलता। लेकिन माध्यम के अंदर यदि स्रोत गति कर रहा है तभी बच्चों प्रकाश का वेग नहीं बदलेगा, लेकिन माध्यम में प्रेक्षक की गति पर प्रकाश का वेग निर्भर करता है। माध्यम के अंदर, पानी के अंदर प्रकाश चल रहा है और आप गतिशील अवस्था में प्रकाश को प्रेक्षित कर रहे हो, और बच्चों यदि आप प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो आपको उसका वेग वास्तविक से ज्यादा लगेगा। बिल्कुल आप जानते हो, विपरीत दिशा में दो वस्तुएं गति कर रही है तो एक के साथ एक दूसरे का वेग जुड़ जाता है और समान दिशा में घट जाता है। तो याद रखना, माध्यम में बच्चों प्रकाश का वेग प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों हम एक और पॉइंट ले रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला बच्चों, इसी के ऊपर पूरा आपका डिपेंड करता है अपन जो पढ़ते हैं विक्षेपण, पूरा कॉन्सेप्ट। बच्चों नोट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे नोट्स आपको मतलब आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप नोट करोगे। यदि आपको कोई छोटा मोटा कोई पॉइंट हो, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उन क्वेश्चंस को पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, उसमें करते रहना, जो आपसे पूछूंगा आप आंसर आगे। अब नए हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, बच्चों सबके लिए रेओप्टिक्स तो बिल्कुल नहीं है, सबके लिए एक जैसी है। अरे रेओप्टिक्स तो सबके लिए नहीं है, नया पुराना क्या करेगा इसमें? सबके लिए रेओप्टिक्स बिल्कुल फ्रेश है, सबके लिए एक जैसी है। ऐसा थोड़ी कि रेओप्टिक्स आधे बच्चों ने पहले पढ़ ली, तो इसलिए अब एक बच्चा लिख रहा है कि हम नए स्टूडेंट, नया पुराना कुछ नहीं करेगा, सबके लिए एक जैसी। अभी देखो, हाँ, भिन्न रंग का प्रकाश भिन्न वेग से यात्रा करता है। बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि निर्वात के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वात में जब श्वेत प्रकाश चलता है तो सातों रंग समान वेग से चलते हैं। निर्वात में विद्युत ऑल सातों रंगों का वेग समान होता है, तो जब भी निर्वात में प्रकाश चलेगा सातों रंग समान वेग से चलेगा। लेकिन बच्चों जैसे ही प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, पानी में प्रवेश करता है, तो बच्चों ये सबसे बड़ी प्रकाश की विशेषता है कि माध्यम के अंदर अलग अलग रंग के प्रकाश का वेग बच्चों अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा वेग बच्चों लाल प्रकाश का होता है और सबसे कम वेग बच्चों बैंगनी प्रकाश का होता है। इसीलिए जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है श्वेत प्रकाश, तो बच्चों 7 भागों में बढ़ जाता है। जैसे प्रकाश ने वायु से कांच में प्रवेश किया, वो 7 भागों में बढ़ गया, और बच्चों इस घटना को बोलते हैं विक्षेपण। जो विक्षेपण है वो बच्चों इसी पॉइंट से एक्सप्लेन होता है कि जब भी प्रकाश वायु से पानी में जाता है, वायु से कांच में जाता है, आपसे पूछा जाए कि वो 7 भागों में क्यों बढ़ जाता है, तो आंसर दोगे माध्यम में जाते ही सभी सातों रंगों का वेग अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा तेज लाल चलता है और सबसे कम वेग से बैंगनी चलता है माध्यम में, जबकि निर्वात में सारे के सारे समान वेग से चलते हैं। इसे निर्वात में श्वेत प्रकाश श्वेत ही रहता है, तो सात रंग मिक्स होकर अलग मिक्स चलते रहेंगे, लेकिन माध्यम में जाते ही सबका वेग अलग अलग हो जाता है। सबसे ज्यादा वेग लाल प्रकाश का और सबसे कम बैंगनी प्रकाश का होता है। आ गया?
ये गुणधर्म माध्यम का विक्षेपण गुण कहलाता है, क्योंकि इसी गुण के कारण प्रकाश 7 धर्मों में बनता है। ये जनरल पॉइंट। बच्चों एक और बात देखना, जब हम किसी वस्तु को, आपको बिल्कुल ये सब कुछ पता ही वाला पॉइंट, कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, कब देख पाते हैं? जब बच्चों प्रकाश हमारे रेटिना पे पहुंचता है। बिल्कुल, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनना जरूरी है? रेटिना पर। तो ये तो बिल्कुल आप बायोलॉजी वाली बात है, ये जनरल पॉइंट है रेटिना पर। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, रंग आवृत्ति से निर्धारित होता है। आपसे कई क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि मुझे प्रकाश का रंग बदलना है, नीले प्रकाश को पीला बनाना है, तो आप सिंपली आंसर होगी उसकी आवृत्ति। जब तक आवृत्ति नहीं बदलेगी रंग नहीं बदल सकता। कभी आ जाए क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन दे रखे हैं वेग, आवृत्ति, तरंग, तो बच्चों आंसर आवृत्ति टिक करना, ये बेसिक बात है। एक और जनरल पॉइंट बच्चों, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, मानव नेत्र जो ह्यूमन आई होती है, ये प्रकाश के जनरल गुण पढ़ा रहा हूं मैं। मानव नेत्र के लिए बच्चों 555 नैनोमीटर का जो पीले हरे रंग का जो प्रकाश होता है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, सबसे ज्यादा सुखदायी होता है। आपसे कहीं पूछा जाए, ये जनरल बात है, बिल्कुल ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कोई रीजन नहीं है। ये जनरल आपका बिल्कुल बायोलॉजिकल है, ये ह्यूमन की जो टेंडेंसी है, जैसे अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कोई जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, ये जनरल पॉइंट पे भी आ जाए कि हमारी आंखों के लिए सबसे संवेदनशील रंग कौन सा होता है? 500 के पीला हरा। उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 555 नैनोमीटर। आपसे बोला जाए आंख की वेदन सीमा, बच्चे वेदन सीमा को हम आगे पढ़ेंगे। आप जानते हो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आंख की वेदन सीमा। आपसे बोला जाए आंख की वेदन सीमा कितनी होती है, तो बच्चों आंसर है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री बटा 60। आप सबको पता होगा कि बच्चों 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो बच्चों 1 मिनट का मान कितना हो गया? 1 डिग्री बटा 60। ये आंख की वेदन सीमा होती है। क्या होता है वेदन सीमा, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो, देख के यदि आपने एकदम से आंख बंद कर ली, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय तक आपके रेटिना पे रहता है? बच्चों वो टाइम होता है 0.1 सेकंड। इसको बच्चों हम परसिस्टेंस टाइम भी कहते हैं। ये बिल्कुल ये जनरल बात है, ये अपन जनरल प्रकाश को पढ़ रहे हैं, आगे अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये जनरल बातें हैं। आपसे बोला जाए तो मानव नेत्र के लिए 555 नैनोमीटर का पीला हरे रंग का प्रकाश संवेदनशील होता है, विभेदन सीमा 1 मिनट होती है, और बच्चों प्रतिबिंब हमारी आंख के अंदर रेटिना पर 0.1 सेकंड के लिए विद्यमान होता है समझ में? तो बच्चों जनरल पॉइंट है। अभी तो हमारी व्याप्ति स्टार्ट भी नहीं हुई, ये तो मैं जनरल प्रकाश के बारे में पॉइंट बता रहा हूँ। ये लगभग आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, लेकिन कभी जनरल आ जाए कि 7 रंग में 100 विब्योर होता है, इस तरह के आ जाए कि निर्वात में सभी जो प्रकाश के सबको का वेग समान होता है, माध्यम में अलग होता है, माध्यम में कौन से कलर का वेग ज्यादा होता है, इस तरह की बात। बच्चों यदि हम सेंसिटिविटी कर्व ड्रॉ करें, सुग्राहिता, आंख की रंग के प्रति, तरंग के प्रति सुग्राहिता का हम ग्राफ ड्रॉ करें। आपके बिल्कुल एक बच्चे ने बोला है कि हाँ बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूरी थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की आपको ही करनी पड़ेगी, और हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ें, इसलिए बच्चों हम प्रिंटेड मटेरियल को भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लिखने में पता चला कितना टाइम वेस्ट कर देंगे, तो फिर हमारे को जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन का कुछ बेनिफिट भी उठाएं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाएं। नहीं तो पता चला कि हम लिखने में, तुम भी लिखने बैठ गए और हमने भी लिखा रहा हूँ, पता चला कि 1 घंटे में जो यहाँ और ऑफलाइन क्लास होती है तो ऑफलाइन में जो कम कर उसके 10,000 कॉल करेंगे, तभी तो अभी दिसंबर चल रहा है, तभी तो आप मार्च अप्रैल का सिलेबस कंप्लीट करके नहीं पा रहा दे सकते एग्जाम। इसलिए बच्चों जब भी हम सेंसिटिविटी और लेमडा में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ का शेप लगभग ऐसा आता है, कहीं कोई काम नहीं आएगा, बस शेप ध्यान रखना है। और मैंने आपको लिखा भी था ये पॉइंट कि बताओ सबसे ज्यादा कौन से तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश संवेदनशील होता है? 555 नैनोमीटर। तो बिल्कुल इस ग्राफ में देख लो कि बच्चों 555 जो नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, इसके लिए बच्चों आंख की जो संवेदनशीलता है, जो जो रिलेटिव आपसे बोला जाए कि जो सेंसिटिविटी है, वो सबसे ज्यादा कौन से तरंगदैर्घ्य 555, यानी कि हरे पीले प्रकाश के लिए बच्चों आंख सबसे संवेदनशील होती है। और लाल प्रकाश के लिए भी बच्चों संवेदनशीलता सबसे कम होती है। और बच्चों इधर से देखो
लाल प्रकाश के लिए भी और बैंगनी प्रकाश के लिए संवेदनशीलता सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा संवेदनशीलता पीले हरे प्रकाश के लिए। आ गया। अब बच्चों हम बात करते हैं, अब आते हैं मेन। आपसे बोला जाए कि किरण क्या होती है, चलिए बताओ किरण क्या होती है। आपसे सिंपली पूछा जाए किरण क्या होती है, तो आप सिंपली आंसर दोगे प्रकाश ऊर्जा का संचरण जिस दिशा में हो रहा हो उसको व्यक्त करने के लिए बच्चों हम जिस लाइन को यूज करते हैं उसको हम किरण कहते हैं। एक माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर यात्रा करता है। ये एक प्रकाश किरण एक सरल रेखीय पथ पर चल रहा है। सपोज प्रकाश बाएं से दाएं जा रहा है या दाएं से बाएं जा रहा है, तो बच्चों प्रकाश जा रहा है तो इसके जाने को, इसकी दिशा को शो करने के लिए हम जिस रेखा को उपयोग में लेंगे बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण। ये तो रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाश की। मैं सबसे पहले हम बोले किरण क्या होती है, मैंने बोला आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। तो आप सिंपली आंसर होगे कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम में सररेखीय पथ पर चलता है तो उसके सररेखीय पथ को व्यक्त करने के लिए हम जिस रेखा को काम में लेंगे उस रेखा को हम किरण। आ गया। बच्चों प्रकाश के सररेखीय संचरण द्वारा हम परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। समझते जाना। परावर्तन अपवर्तन ये बोलते हैं कि बच्चों यदि प्रकाश किसी एक माध्यम में चल रहा है तब बिना मुड़े हुए चलता रहेगा, लेकिन जैसे वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तभी मुड़ेगा। प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो जब तक वो वायु में चलता रहेगा सीधा चलेगा, फिर जैसे वायु से कांच के अंदर प्रवेश कर जाएगा अपवर्तन हो जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन कांच में अगेन सीधा चलेगा। कांच में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि कांच में जाने के बाद वो मुड़ने लग जाएगा, कांच में प्रवेश करते टाइम मुड़ जाएगा। कि जैसे वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो बच्चों जैसे इसने प्रवेश किया जाना सीधा था, कांच में प्रवेश करते मुड़ गया, लेकिन मुड़ने के बाद बच्चों कंटिन्यू सीधा चलता है। पहले भी सीधा चल रहा था और बाद में सीधा चल पहले भी सीधा चल रहा था और बाद में सीधा चल। क्लियर हो गया। वायु में भी सीधा था, कांच में सीधा, लेकिन बीच में केवल एक कब मुड़ेगा जब माध्यम चेंज होगा। परावर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम से टकरा करके प्रकाश किरण वापस ऊपर आ जाती है। तो बच्चों माध्यम चेंज हुआ तभी प्रकाश किरण ऊपर आई और ये प्रकाश किरण मुड़ गई। तो बच्चों हम परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या इसके किरण व्यवहार से कर सकते हैं कि परावर्तन अपवर्तन के पहले प्रकाश का व्यवहार किरण की तरह होता है, लेकिन परावर्तन अपवर्तन में प्रकाश मुड़ जाता है। ये बच्चों आपसे बोला जाए कि पुंज क्या होता है। पुंज को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं बीम। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। आपने कहीं पुंज वर्ड पढ़ा होगा। किरण का मतलब तो सिंपली एक किरण होता है। फिर आपसे बोला जाए पुंज क्या होता है। बच्चों कई सारे किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं। आ गया। तो आपसे बोला जाए किरण मतलब पुंज क्या है, तो आंसर तो क्या दोगे, किरणों के समूह को पुंज पुंज बोलते हैं। बच्चों जो पुंज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार की बीम्स होती हैं। फर्स्ट पैरेलल बीम्स, सेकंड अभिसारी बीम यानी कि अभिसारी पुंज, और थर्ड अपसारी पुंज। समझते हैं ना बच्चों। तीन चार प्रकाश किरणें हैं यानी कि प्रकाश किरणों का समूह है, और प्रकाश किरणें बच्चों एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ रही है। उनके बीच की दूरी न तो बढ़ रही है ना घट रही है, बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर जा रही है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। बच्चों कुछ प्रकाश किरणें बाएं से दाएं जा रही है, समझते जाना, और बच्चों उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है। सपोज ये कुछ प्रकाश किरण बाएं से दाएं जा रही है और उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, इसको बोलते हैं अभिसारी पुंज। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों को कन्वर्जेंट। मैंने आपसे बोला कन्वर्जेंट लाइट, इसका मतलब आप समझ जाना। प्रकाश किरण आगे बढ़ती जा रही है और उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, तो अभिसारी पुंज। इसके बाद अपसारी, प्रकाश किरणें आगे बढ़ती जा रही है, उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों उसको बोलते हैं अपसारी पुंज। साउंड नहीं आ रहा क्या? साउंड नहीं आ रहा? साउंड नहीं आ रहा? साउंड ठीक है। ओके आगे साउंड आ गई ना? हाँ इधर देखो बच्चों, ये तो होगी अभिसारी। इसका अपसारी, दो प्रकाश किरणें आगे बढ़ती जा रही है, उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों उसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश।
ये अपसारी प्रकाश होगा। आप समझते हैं ना बच्चों, समानांतर पुंज के केस में जैसे प्रकाश किरण आगे बढ़ेगी तो उनके बीच का गैप कम भी नहीं हो रहा, बढ़ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, समानांतर की बात कर रहा हूं, तो तीव्रता बच्चों चेंज नहीं होगी। लेकिन यदि हम अभिसारी की बात करें तो बच्चों प्रकाश किरणें एक बिंदु की तरफ आएंगी, और एक बिंदु की तरफ आएंगी तो जैसे प्रकाश किरणें आगे बढ़ेंगी तो बच्चों तीव्रता कंटिन्यू बढ़ती जाएगी प्रकाश। जब प्रकाश एक बिंदु की तरफ आएगा तो तीव्रता कंटिन्यू बढ़ेगी। थर्ड बच्चों अपसारी, जैसे प्रकाश किरणें आगे बढ़ती जाएगी बच्चों इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा तो बच्चों इनकी तीव्रता बोलो कम होती जाएगी। यहाँ पे तीव्रता कम होगी। जैसे प्रकाश आगे बढ़ेगा बच्चों, अपसारी प्रकाश है आगे बढ़ेगा, तीव्रता कम होगी, तीव्रता केंद्र से दूर घटती जाती है, क्योंकि प्रकाश एक बिंदु से आगे बढ़ेगा तो इसमें तीव्रता। बच्चों ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, पुंज क्या होता है, बीम क्या होता है, तीन तरह के। बच्चों प्रकाश का परावर्तन, ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी देखते जाओ इनको। छोटी डेफिनेशन है। परावर्तन क्या होता है, आई थिंक सब जानते हो कि जब भी प्रकाश किरण बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझते जाना, एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, फॉर एग्जांपल वायु से कांच में जा रही है, एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बच्चों ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसका कुछ भाग वापस ऊपर आ जाता है और इसका कुछ भाग बच्चों नीचे ला जाता है। जो नीचे जाता है उसको बोलते हैं हम अपवर्तित प्रकाश, और जो ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। यानी कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों एक साथ होते हैं। परावर्तित प्रकाश ज्यादा होगा या अपवर्तित प्रकाश ज्यादा होगा बच्चों डिपेंड करेगा ये सरफेस कैसी है, इस सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि परावर्तित ज्यादा होगा या अपवर्तित ज्यादा होगा। आ गया, आगे बात करते हैं। तो बच्चों जब भी प्रकाश किरण दो माध्यम में जाती है तो इसका कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में, जब हम परावर्तन पढ़ेंगे तो बच्चों हम इस भाग को पढ़ेंगे, जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों हम अभी परावर्तन पढ़ रहे हैं तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, केवल इसको। तो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण दो माध्यमों की सीमाओं से टकराती है तो प्रकाश का बड़ा भाग पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, तो उसे बच्चों हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया। कम से कम आपसे नीट में कोई नहीं पूछेगा कि परावर्तन क्या होता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक 0 पॉइंट में पड़ा है। देखते जाओ, ये थोड़ा सा बिल्कुल जीरो से ये सब चीज डिस्कस करनी है आपका सब रहने पॉइंट। बच्चों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। जब बच्चों परावर्तन बिल्कुल चिकनी सतह से हो, ये देखो डायग्राम, जब प्रकाश परावर्तन बिल्कुल चिकनी सतह से एक समतल सतह से हो तो ये जो परावर्तन होता है बच्चे इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आप खुद देखो, बिल्कुल यहाँ पर प्रकाश कैसे आ रहा है कैसे जाएगा इसके बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रकाश परावर्तित होता है। देखो आने वाला प्रकाश समानांतर, जाने वाला प्रकाश भी समानांतर। जब भी समतल सतह से परावर्तन होगा तो बच्चों नियमित परावर्तन बनता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें देखो आने वाला प्रकाश भी समानांतर था, जाने वाला भी समानांतर। बिल्कुल ये एक प्लेन समतल सतह चिकनी सतह होनी जरूरी, उससे जो परावर्तन होगा। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है कि जो परावर्तन हो वो हमेशा नियमित हो। आपसे बोला जाए कि दर्पण के अंदर कौन सा परावर्तन होता है, नियमित। प्रतिबिंब यदि आपको देखना है तो बच्चों नियमित परावर्तन जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चों। एक और परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन, इसको बच्चों विचलित परावर्तन भी कहा जाता है। जब किसी रफ सरफेस के ऊपर, यहाँ देखो ये रफ सरफेस है, इस पर मैंने समांतर प्रकाश को आपतित किया, तो जब इस रफ सरफेस से प्रकाश परावर्तित होगा, देखो आने वाला प्रकाश समानांतर था, लेकिन जब इस रफ सरफेस से परावर्तित हुआ तो बच्चों एक प्रकाश किरण इधर चलेगी, एक प्रकाश किरण इधर चलेगी। हम नहीं बता सकते कि ये प्रकाश किरणें किधर जाएगी परावर्तन के बाद, क्योंकि ये सतह रफ है। आ गया। यदि ये बिल्कुल चिकनी सतह होती तो बच्चों इसके बारे में मुझे पता था कि आने वाला प्रकाश समानांतर है और जाने वाला भी समानांतर है, तो बच्चों ये वाला तो था नियमित। लेकिन यदि सतह रफ है तो आने वाला समानांतर, लेकिन परावर्तन के कहां जाएगा कि इसकी सब सरफेस की रफनेस के कारण। रफनेस से क्या हुआ कि बच्चों यदि सतह बिल्कुल समतल होती तो मैं कहीं भी अभिलंब ड्रॉ करूं, सारे अभिलंब बच्चों एक दूसरे के समानांतर होते,
लेकिन ये सतह रफ है। मैं आपसे बोलूं कि इसके ऊपर अभिलंब ड्रॉ करो, तो अभिलंब होता है सतह के ऊपर लंब। तो यहाँ अभिलंब ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, यहाँ सीधा आएगा, यहाँ ऐसा आएगा। तो यदि सतह को यदि अपन रफ कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो अलग दिशा में आएंगे। और हम जानते हैं कि बच्चों प्रकाश का परावर्तन, मैंने परावर्तन का नियम अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप सब जानते हो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसलिए बच्चों आपतित किरण समानांतर है तो परावर्तित समानांतर नहीं मिलता, कौन से में, अनियमित परावर्तन। आप समझे अनियमित परावर्तन के एग्जाम्पल, अनियमित परावर्तन के एग्जाम्पल बच्चों न्यूज़पेपर, अखबार पे, दीवार में जो परावर्तन हो रहे हैं बच्चों सब अनियमित है। जबकि दर्पण में परावर्तन होता है तो बच्चों नियमित परावर्तन, ये नियमित परावर्तन। प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा परावर्तन जरूरी है, आंसर हो गए नियमित। कहीं भी प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्शन आ गया। बच्चों याद रखना, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं या आप जहां भी बैठे हो वहां पर आपको कई सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है। कोई भी वस्तु दिखाई कैसे देती है, मैं आपको कैसे दिख रहा हूँ, आप सिंपली आंसर होगे मेरी बॉडी में प्रकाश आपतित हुआ, मेरी बॉडी में प्रकाश को परावर्तित किया और परावर्तित प्रकाश आपके आंखों में पहुंच रहा है, उससे मेरी बॉडी आपको दिखाई दे रही है। कोई भी वस्तु आपको दिखती है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इस रूम में एक दीवार है, मुझे ये मार्कर है, ये दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्रकाश आपतित हुआ, इससे परावर्तित होकर मेरी आंखों में पहुंचा, मुझे दिख रहा है। इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन तो इस मार्कर से भी हो रहा है। जबकि दर्पण में भी मैं जाके देखता हूँ वहां भी परावर्तन होता है। तो बच्चों इसमें मुझे इस मार्कर मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दर्पण मुझे प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप समझे ऐसा क्यों, तो आंसर है ना, इस मार्कर में जो परावर्तन हो रहा है वो अनियमित हो रहा है। क्लियर हो गया। जबकि दर्पण में परावर्तन कौन सा होता है, नियमित। तो प्रतिबिंब देखने के लिए नियमित परावर्तन जरूरी है, जहां भी प्रतिबिंब बनेगा आंसर होगा नियमित परावर्तन, जबकि मार्कर में कौन सा परावर्तन होगा, अनियमित। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद परावर्तन के नियम, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जल्दी देखते जाओ, स्टार्टिंग में सब पढ़ने ही पड़ेंगे। बच्चों आप सब जानते हो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक दूसरे के मतलब तीनों एक ही तरह में होते हैं। बिल्कुल आप जानते हो कि जैसे प्रकाश किरण आ रही है, आ गया। तो बच्चों जब भी हम बात करेंगे प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। आइए एक मिनट डायग्राम देखिए बच्चों, ये एक सतह है, इसके ऊपर एक प्रकाश किरण आपतित हुई, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये बीच में अभिलंब हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, और उसको हम आई से व्यक्त करते हैं। ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, आर से। बच्चों आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। समझ में आ गया। तो बच्चे परावर्तन के नियम आपसे बोला क्या होता है, तो आंसर होगी दो नियम है, आपतित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब बच्चों एक प्रकाश किरण मेरे हाथ के से टच होकर के आ रही है और यहां से परावर्तित होके बच्चों वापस चलेगी। यदि वो हाथ से टच होके आएगी ना तो जाएगी भी हाथ से टच होके, इसको बोलते हैं हम एक ही तल में होना। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों इससे हम क्या बोलेंगे, परावर्तन। छोटे छोटे से बच्चों एक क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को करो। अब जरूर आप पेन कॉपी उठा करके इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अब आपको पेन कॉपी नहीं उठानी, मेन तो क्वेश्चन इसमें उठानी। करो ये क्वेश्चन जल्दी से करो, 2 मिनट के अंदर आंसर दो। यदि परावर्तित किरण ऊर्ध्वाधर दिशा की अनुदिश जाती है, ये एक समतल दर्पण है, इसके ऊपर एक प्रकाश किरण आ रही है, क्षेत्रीय कितना कोण बनाती है, 10 डिग्री। और ये परावर्तन के बाद बच्चों ये क्षैतिज चल जाती है, बिल्कुल ऊपर जाती है, ऊर्ध्वाधर चल जाती है, ये वर्टिकल डायरेक्शन से जाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चल जाती है। तो बच्चों थीटा का मान कितना होगा, थीटा के किस मान के लिए प्रकाश किरण बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है आपसे। थीटा के किस मान के लिए प्रकाश किरण परावर्तित होकर के ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, बिल्कुल इसके लंबवत।
ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर के क्षैतिज के साथ 90 डिग्री पे जाती है, तो थीटा का मान कितना होगा? बोलो आंसर बच्चों। इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। कुछ बच्चों ने 50 डिग्री सही आंसर दिया है। इधर देखना बच्चों, इसमें भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, मैं इसको समझा रहा हूँ। ये देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम, क्योंकि आपको टाइम दे दिया सोल्व करने का, अब मेरा टाइम मैं बचा रहा हूँ। अब मैं डायग्राम खुद ने बना के लाया हूँ, तो मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर देखते जाना, ठीक है? इधर देखो जल्दी से बच्चों, क्वेश्चन में आपसे बोला है, समझते जाना। ये प्रकाश किरण आ रही है, देखते जाओ, क्षेत्र 10 डिग्री कोण बना के आ रही है, और बच्चों परावर्तक ऊर्ध्वाधर जानी चाहिए। आ गया? ये देखो क्षैतिज के साथ ये प्रकाश किरण 10 डिग्री कोण बना के आ रही है, और बच्चों परावर्तक ऊर्ध्वाधर चलेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगी। बच्चों मैंने इस क्षैतिज को आगे बढ़ा लिया, समझते जाना, क्षैतिज को आगे बढ़ा रखा है, ये हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ा दिया, ये लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, दोनों क्षैतिज हो गए। क्षैतिज क्षैतिज बच्चों एक दूसरे के समानांतर है, दो क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। ये समझ लो, बिल्कुल बना रहा हूं मैं कि ये क्षैतिज था, इसके साथ ये दर्पण झुका हुआ था थीटा कोण पर। यहां पर बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ 10 डिग्री कोण बनाकर ये एक प्रकाश किरण है। मैंने बच्चों क्षैतिज को आगे बढ़ा लिया, तो बच्चों ये भी हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों क्षैतिज है। तो बच्चों ये कोण थीटा है, तो नेचुरली ये कोण भी थीटा होगा, संगत कोण। ये कोण थीटा है, डायग्राम में देख लो, ये भी थीटा होगा, संगत कोण। हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ाया था मैं, डायग्राम में समझा। आगे समझने बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये प्रकाश किरण परावर्तन के बाद बिल्कुल वर्टिकल जाती है, ऊर्ध्वाधर जाती है। क्वेश्चन में बोला है, अपन जानते हैं कि बच्चों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, तो इनके बीच में जो कोण होगा ये बच्चों 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। अब 90 में से बच्चों ये थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो बचा हुआ कोण बताओ कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। आ गया? 90 माइनस थीटा, यहां तक सब समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर रखा है, अभिलंब बताओ सतह के साथ, ये अभिलंब है और ये दर्पण है। अपन जानते हैं अभिलंब और दर्पण के बीच में कोण भी 90 डिग्री होता है, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये 90 माइनस थीटा है। यहाँ पर मैं अभिलंब ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर डायग्राम में देख लेना, यहाँ पर मैंने अभिलंब ड्रॉ किया, तो बच्चों ये वाला कोण ये 90 माइनस थीटा, फिर थीटा बन जाएगा, ये वाला कोण थीटा बन जाएगा वापस। बिल्कुल आप खुद समझ में आराम से बनेगा। अब बच्चों ये कोण हो गया परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, और अपन जानते हैं कि आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण होता है। तो बच्चों परावर्तन कोण थीटा है, तो बच्चों आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो आपतन कोण होगा ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये पूरा कोण थीटा, यहां से यहां इधर देख लेना, ये कोण थीटा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये 90 माइनस थीटा, तो बच्चों ये थीटा हो गया, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से थीटा हो गया। चलो बताओ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में देखना, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच में कौन थीटा आ रहा है? ये थीटा आ रहा है। बच्चों यहां पर आपतित किरण ने क्षैतिज के साथ 10 डिग्री कोण बना रखा है, तो ये जो बचा हुआ कोण है, ये वाला जो बचा हुआ कोण है, बताइए कोण कितना रह जाएगा? और थीटा माइनस 10, तो ये वाला कोण बच्चों थीटा माइनस 10 हो जाएगा। किस किस के बीच में? क्षैतिज और अभिलंब के बीच में कोण। ये पूरा कोण, ये पूरा कोण बच्चों थीटा है, इधर से ये 10 डिग्री है, ये वाला 10 डिग्री है, तो बताओ यहां पर ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा माइनस 10। अब मुझे बताओ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, तो बच्चों दोनों कोणों का टोटल समझते जाना, ये थीटा माइनस 10 और ये थीटा, इन दोनों का जो टोटल है वो 90 डिग्री होना जरूरी है, तो इन दोनों का 90 के बराबर कर दो। किस किस को? थीटा माइनस 10 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ इसको सोल्व करें हम, तो इसको सोल्व करोगे तो बच्चों आपका थीटा की जो वैल्यू आएगी, 10 को ट्रांसफर करेंगे 100 जाएगा, तो बच्चों 100 बटा 2 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर इतना सा है, जल्दी से वापस मैं समझा देता हूँ, इधर देखो, एक मिनट जल्दी से,
इधर देखना यहाँ पर क्या हुआ, वैसे तो सबको वैसे तो आ गया, लेकिन फिर भी एक दो बच्चों के लिए बता देता हूँ मैं। इधर देखो बिल्कुल सिंपल सा है, खुद समझने की कोशिश करोगे। ये क्षैतिज को मैंने आगे बढ़ा दिया है यहाँ, ये दर्पण है क्षैतिज और ये भी क्षैतिज है। क्षैतिज क्षैतिज एक दूसरे के समानांतर, ये कोण थीटा है तो बच्चे कोण भी थीटा हो जाएगा। ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के दर के बीच में कोण 90 डिग्री, तो बच्चे थीटा तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं अभिलंब, ये अभिलंब है और सतह के बीच में कोण 90 होता है, ये वाला कोण 90 होता है, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो बच्चे ऊपर थीटा बन जाएगा। आ गया। और ये परावर्तन कोण हो गया, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण थीटा है, तो बच्चों परावर्तन कोण थीटा है तो आपतन कोण भी थीटा होगा। परावर्तन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये थीटा। और बच्चों थीटा में से 10 गया, ये 10 डिग्री कोण, ये छोटा थीटा में से 10 गया तो जो बचा हुआ कोण है वो 10 थीटा माइनस 10 बचेगा। और बच्चों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में कोण 90 होता है, तो बच्चों थीटा माइनस 10 प्लस थीटा को किसकी इक्वल कर दें, 90 की इक्वल, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अगले में समझा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो एक और क्वेश्चन जल्दी से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है परावर्तन कोण ज्ञात करो। एक प्रकाश किरण बच्चों ऊर्ध्वाधर आ रही है, ये एक क्षैतिज है, इस क्षैतिज के ऊपर बच्चों एक प्रकाश किरण, बच्चों यहां से आपतित हुई ऊर्ध्वाधर दिशा से, वर्टिकल डायरेक्शन से एक प्रकाश किरण आपतित हुई ऊर्ध्वाधर आ रही है, एक क्षैतिज है, तो आपको इसका परावर्तन कोण बताना है। ये अभिलंब के साथ कितना कोण बना के जाएगी प्रकाश की, इसका परावर्तन कोण याद करो। परावर्तन कोण, ये कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सबका लगभग आंसर सही, 30 डिग्री करेक्ट आंसर। देखना बच्चों में यहाँ पर समझना इसको, मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये कोण 30 डिग्री है तो बच्चों ये कोण भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज 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 लाइन ही तो है ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मैंने, और ये दर्पण भी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बच्चों दोनों संगत कोण हो गए 30 डिग्री। अब बच्चों ये 30 डिग्री, अब देखना प्रकाश की ऊर्ध्वाधर आ रही है और क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज से कोण 90 डिग्री होता है, 90 में से ये 30 गया तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री। अब यदि मैं यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करूं, बच्चों यदि मैं यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करूं, ये मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, समझ में आ गया। चलो बताओ अभिलंब और दर्पण के बीच कोण 90 होते हैं, तो बच्चों ये 60 है तो ये बचा हुआ कोण बचा होगा 30 हो जाएगा। आ गया। तो बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण 30 डिग्री है, तो जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी, जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी तो अपन जानते हैं कि परावर्तन जो कोण होगा वो भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, और आपसे ये पूछे कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो बच्चों इसका आंसर 30 डिग्री। इसका बच्चों एक फेयर डायग्राम भी मैंने आपको दे रखा है, यहाँ डायग्राम समझ नहीं आए तो बच्चों यहाँ फेयर डायग्राम देख लेना। ये 30 डिग्री पे से क्षैतिज को आगे बढ़ा दिया, उसका आंसर निकाला तो बिल्कुल 30 है, तो इसका परावर्तन कोण भी 30 है। हाँ, अब बच्चों रे ऑप्टिक्स का जो मेन पार्ट है हम वहां आ रहे हैं, ये तो छोटे छोटे पॉइंट है जो मेन है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों समझना, हम अब डिस्कस करेंगे बच्चों वस्तु किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप सब जानते हो कि जो रे ऑप्टिक्स का बेस है ना, वो वस्तु और प्रतिबिंब है। बच्चों यदि आपको कभी वस्तु की स्थिति, वस्तु को हम यहाँ पर बिंब ही बोलते हैं, बिंब और प्रतिबिंब की बात करें तो बच्चों जहां पर प्रकाश किरणें मिलती हैं उसे हम बिंब बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, और जहां प्रकाश किरणें मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बोला कि जहां प्रकाश किरणें मिलती है वो बिंब होता है, जहां प्रकाश किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब होता है, तो दोनों जगह प्रकाश किरणें मिलती है, जब ये तो वस्तु और प्रतिबिंब एक जैसे होते हैं। अब डिफरेंस इतना सा है बच्चों, परावर्तन और अपवर्तन बच्चों प्रकाश को बोलते हैं,
जो बेसिक बातें ध्यान रखना कि बच्चों परावर्तन में भी प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही थी, टकरा के वापस परावर्तित होगी। तो बच्चों हमारे पास हमेशा परावर्तन में दो प्रकार के प्रकाश होते हैं, मुड़ने के पहले वाला प्रकाश और मुड़ने के बाद वाला प्रकाश। अपवर्तन में भी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, जाना सीधा था, मुड़ने के बाद बच्चों ये प्रकाश किरण आ गई। ये मुड़ने के पहले वाला प्रकाश है, मुड़ने के बाद वाला प्रकाश। मुड़ने के पहले वाले प्रकाश को हम आपतित प्रकाश कहते हैं, और ये मुड़ने के बाद वाले को यहाँ परावर्तित प्रकाश और यहाँ अपवर्तित प्रकाश है। तो दो तरह के प्रकाश होंगे, मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद। परावर्तन, अपवर्तन, जिस स्टाइल से मैं ब्योप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, अब अपना मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, समझते रहना बच्चों। परावर्तन अपवर्तन करते क्या है, आपसे भी पूछा जाए तो आप सिंपली बात ध्यान रखना, प्रकाश को मोड़ते हैं। परावर्तन में प्रकाश मोड़ता है। आप खुद देखो कि बच्चों यदि परावर्तन नहीं होता तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, माध्यम चेंज नहीं होता तो प्रकाश किरण से निकल गए, और माध्यम के चेंज से प्रकाश किरण मुड़ गई। आया? तो जब भी बच्चों परावर्तन होता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। अपवर्तन में प्रकाश मुड़ता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश किरण जाना सीधा था और बच्चों प्रकाश किरण मुड़ गई। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्रकाश को मोड़ते हैं। ये तो समझ में आ गया। तो बच्चों आपके पास हमेशा ऑप्टिक्स में दो तरह के प्रकाश होंगे, मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद। मुड़ने के पहले वाला प्रकाश आपतित प्रकाश, मुड़ने के बाद परावर्तित भी हो सकता है, अपवर्तित भी हो सकता है। बच्चों कभी भी आपको बिंब और प्रतिबिंब को समझाना हो तो हमेशा आपको दो किरणों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम दो किरणें। आपको दो से ज्यादा चलेगा, लेकिन कम से कम दो किरणें होनी जरूरी। ये बात लिखिए, बिंब बिंदु या प्रतिबिंब बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? अब बच्चों हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि बिंब किसे कहते हैं। बिंब को बच्चों हम वस्तु भी बोलते हैं, बिंब किसे कहते हैं। मैंने आपसे बोला कि परावर्तन हो या अपवर्तन, हमारे पास दो प्रकार का प्रकाश होगा, आपतित प्रकाश यानी कि मुड़ने के पहले वाला प्रकाश, परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश मुड़ने के बाद का प्रकाश। अपवर्तन में भी मुड़ने के बाद, परावर्तित मुड़ने के बाद, लेकिन आपतित दोनों नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो बच्चों सबसे पहले बिंब का जो निर्धारण होगा ना, वो आपतित प्रकाश से होगा। आपतित प्रकाश का मतलब मुड़ने के पहले। मुड़ने के पहले वाले प्रकाश को हम आपतित प्रकाश कहेंगे, समझते जाना। देखो बच्चों वस्तु दो प्रकार की होती है, वास्तविक वस्तु, वास्तविक बिंब और आभासी बिंब। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि वास्तविक वस्तु या वास्तविक बिंदु वस्तु, वास्तविक बिंब किसे कहते हैं। देखो बच्चों मैंने आपसे बोला कि बिंब हमेशा कौन सी किरणों से निर्धारित होगा, बताओ? आपतित किरणों से। एक लेंस या दर्पण के ऊपर, ये दर्पण ले लिया या मैंने लेंस ले लिया, प्रतिबिंब बच्चों दर्पण भी बनाता है, लेंस भी बनाता है। क्लियर हो गया? अब समझना, दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है और लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। बच्चों यहां पर मैंने इस दर्पण के ऊपर प्रकाश को आपतित किया, मैंने अभी आपको ऊपर एक लाइन लिखाई है, यहां समझाया है। मैंने बोला कि बिंब और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब बताने के लिए कम से कम आपको दो किरणों की जरूरत पड़ेगी। मैंने दो किरणें ली, एक दर्पण का आपतित, मैंने यहाँ पर दो किरणें ली, एक लेंस का आपतित। बच्चों ये आपतित किरणें, अभी परावर्तन अपवर्तन नहीं हुआ, ये दोनों किरणें जहां मिलेंगी बच्चों उसको बोलेंगे वस्तु। तो आपसे बोला जाए बिंब किसे कहेंगे, तो आंसर दोगे आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी। अब बच्चों ये दो तरह से मिल सकती हैं। अब यदि आपतित प्रकाश किरणें, समझते जाना, अब अभी मतलब अब ये गलत लिखा होगा, यदि अपसारी हैं, आपतित प्रकाश किरणें यदि अपसारी हैं, अभिसारी अपसारी हैं, फैलने वाली है। आपतित प्रकाश किरणें यदि बच्चों अपसारी हैं, यदि आपतित प्रकाश किरणें अपसारी है, फैलने वाली है, तो बच्चों जिस बिंदु पे प्रकाश किरणें मिलेगी बच्चों उसको वास्तविक वस्तु कहेंगे। वस्तु पहचानना बहुत आसान, यहाँ पर प्रकाश की घटना से मतलब है कि यहाँ पर दर्पण या लेंस में से कुछ रखा हुआ है, उसके ऊपर यदि अपसारी प्रकाश गिर रहा है, फैलने वाला प्रकाश गिर रहा है, तो ये किरणें जहां मिलेंगी बच्चों उसको हम बोलेंगे वस्तु। और कौन सी वस्तु? वास्तविक वस्तु। तो बच्चों प्रकाश की नेचर देखना, आपतित प्रकाश अपसारी है तो बच्चों वस्तु वास्तविक होगी। अब एक मिनट समझना, आप थोड़ा सा डायग्राम को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु से निकल रही है, तो इसका मतलब इस बिंदु को मैं प्रकाश का स्रोत भी बोल सकता हूँ,
इस बिंदु को बच्चों हम सोर्स भी बोल सकते हैं, प्रकाश का सोर्स, प्रकाश का स्रोत कंसीडर कर सकते हैं हम इस बिंदु को, सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं अपन इसको, इस बिंदु को हम प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी, क्योंकि बच्चों जितनी भी वास्तविक वस्तु है, मैं वास्तविक हूँ, तो याद रखना मेरी बॉडी से प्रकाश निकल रहा है बच्चों, वो प्रकाश निकल के फैल रहा है, इस मार्कर से प्रकाश निकल के फैल रहा है। तो ये याद रखना, किसी वास्तविक वस्तु में से प्रकाश निकल के हमेशा फैलता है, और फैलने वाला प्रकाश जहां मिलता है, अपसारी प्रकाश जहां मिलता है, उसको बच्चों वास्तविक वस्तु कहते हैं। तो इसका मतलब मैं सिंपली ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ो, रियल ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जितनी भी वास्तविक वस्तु है प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करती है। आ गया, बहुत सिंपल सा है। आप तो देखना कि दर्पण और लेंस के ऊपर अपसारी प्रकाश गिर रहा है, तो जहां मिलेगा बच्चों में वास्तविक वस्तु। लेकिन बच्चों यदि किसी दर्पण या लेंस के ऊपर अभिसारी प्रकाश आ रहा है, अपसारी प्रकाश तो ये वाला होता है, लेकिन किसी दर्पण या लेंस के ऊपर बच्चों ये प्रकाश आपतित हो रहा है, अभिसारी प्रकाश आपतित हो रहा है, तो बच्चों ये किरणें वास्तव में नहीं मिलेगी। बीच में यहाँ पर एक दर्पण रख दिया मैंने, कल्पना करो कि यहाँ एक दर्पण रख दिया, इसके ऊपर मैंने दो प्रकाश किरणें आपतित की, अब बीच में दर्पण आ गया, अब ये प्रकाश किरणें मिल नहीं सकती, लेकिन बच्चों यहाँ पर ही मिलने की ट्राई कर रही है, यहाँ जाने की कोशिश कर रही है इस बिंदु पर। तो बच्चों हम इस बिंदु को वस्तु मान लेंगे इन दोनों प्रकाश किरणों की। तो आप देखना, यदि दर्पण के ऊपर आने वाला प्रकाश अभिसारी हो तो बच्चों वस्तु आभासी होगी। इन दोनों किरणों के लिए बच्चों यदि हमको वस्तु मानना पड़े तो हम इस बिंदु को वस्तु मानेंगे, वस्तु आभासी। आभासी वस्तु कभी प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर तो इस बिंदु में प्रकाश आने की ट्राई कर रहा है, तो इसको थोड़ी स्रोत बोल सकते हैं। तो आभासी वस्तु कभी प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार नहीं करती, जबकि वास्तविक वस्तु, पिछला डायग्राम देखो, यहाँ पर इन दोनों किरणों के लिए बच्चों में इस बिंदु को प्रकाश का स्रोत बोल सकता हूँ, इसका मतलब वास्तविक वस्तु प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करती है, लेकिन आभासी वस्तु कभी प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार नहीं करती। बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि दर्पण और लेंस पर आप देखना, अभिसारी प्रकाश आ रहा है या अपसारी, अभिसारी प्रकाश आ रहा है तो आभासी वस्तु, और अपसारी प्रकाश आ रहा है तो वास्तविक वस्तु। बच्चों अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। दर्पण और लेंस बच्चों कुछ नहीं करते, एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, ये दर्पण है, मैंने आपसे बोला कि वस्तु और प्रतिबिंब को समझने के लिए हमें दो किरणों की जरूरत पड़ती है कम से कम। बच्चे दर्पण के ऊपर मैंने दो प्रकाश किरणें आपतित की, मुड़ने से पहले ये अपसारी प्रकाश था, तो बच्चे वास्तविक वस्तु होगी, बीच में दर्पण आ गया, दर्पण नहीं होता तो प्रकाश से निकल जाता, बीच में दर्पण आ गया, क्या करेगा, प्रकाश को मोड़ लेगा, परावर्तित करेगा, ये मुड़ने के बाद वाला प्रकाश। अब बच्चों मुड़ने के बाद प्रकाश जहां मिलेगा बच्चों प्रतिबिंब होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लो बच्चों, दर्पण और लेंस कुछ नहीं करते, प्रकाश को मोड़ते हैं। दर्पण परावर्तन से प्रकाश को मोड़ता है, लेंस अपवर्तन से प्रकाश को मोड़ता है। तो इसका तो आपके पास दो प्रकार के प्रकाश होंगे, मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद। अब मुड़ेगा किससे, परावर्तन या अपवर्तन से, यानी कि परावर्तन अपवर्तन के पहले का प्रकाश को आपतित प्रकाश बोल सकते हैं, और परावर्तन अपवर्तन के बाद का प्रकाश को अपवर्तित प्रकाश भी कह सकते हैं। आगे समझ, तो उसको अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश भी कह सकते हैं। अब बच्चों मुड़ने के बाद का प्रकाश जहां मिलेगा बच्चों वो होगा प्रतिबिंब, परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जो मिलेगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। बच्चों यदि मुड़ने के बाद, यदि प्रकाश किरणें अभिसारी हो, मुड़ने के बाद अभिसारी हो, ये देखो वस्तु के लिए तो मुड़ने के पहले, अब परावर्तन अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें यदि अभिसारी हैं, तो बच्चों यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि अभिसारी प्रकाश आगे जाता है, मिल जाएगा। तो आप केवल ये देखना है, प्रकाश को नियमों के अनुसार मोड़ेंगे, दर्पण में परावर्तन का नियम और अपवर्तन में प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, विरल से सघन, अभिलंब की ओर, सघन से अभिलंब से दूर, वो जो बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे। अब देखना यहाँ पर बच्चे, दोनों के दोनों प्रकाश के यदि अभिसारी प्रकाश है मुड़ने के बाद, तो कौन सा क्या बन जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मुड़ने के बाद अभिसारी प्रकाश। बच्चों आभासी प्रतिबिंब, बच्चों यदि परावर्तन अपवर्तन के पश्चात आपको अपसारी प्रकाश मिले, अपसारी प्रकाश मिले, अपसारी प्रकाश मिले मुड़ने के बाद, परावर्तन अपवर्तन के पश्चात, तो बच्चे आभासी प्रतिबिंब है। प्रकाश को नियमों के अनुसार मोड़ो, मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद,
मुड़ने के पहले, वापस रिवाइज कर देता हूँ, मुड़ने के पहले अपसारी प्रकाश है तो वास्तविक वस्तु, मुड़ने के पहले अभिसारी है तो आभासी वस्तु, अब मुड़ने के बाद अभिसारी उल्टा है, मुड़ने के बाद अभिसारी है तो वास्तविक प्रतिबिंब और अपसारी है तो आभासी प्रतिबिंब। बच्चों यहां पर इसके कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। एक लेंस है, समझते जाना, इसके ऊपर दो प्रकाश की आपतित हो रही है, अपसारी प्रकाश है, ये फैलने वाला प्रकाश है मुड़ने के पहले, ये आपतित प्रकाश है मुड़ने के पहले वाला प्रकाश बच्चों यहां मिल रहा है, और आपको बताया कि यदि अपसारी प्रकाश है तो बच्चों वस्तु वास्तविक होगी, ये मुड़ने के पहले प्रकाश, आपतित प्रकाश जहां मिलेगा वस्तु, और अपसारी प्रकाश है तो वस्तु वास्तविक जहां मिलेगा। याद रखना, प्रकाश किरणें जहां मिलती है मुड़ने के पहले वस्तु, मुड़ने के बाद जहां मिलती है प्रतिबिंब, और मुड़ने के पहले अपसारी प्रकाश है तो बच्चों वस्तु वास्तविक है। मुड़ने के बाद लेंस नहीं होता, समझना, ये प्रकाश किरण सी निकल जाती, सी निकल जाती, बीच में लेंस आ गया, लेंस ने प्रकाश को मोड़ दिया, आ गया। मुड़ने के बाद बच्चों ये जो प्रकाश किरणें हैं ये अभिसारी हैं, और अभिसारी प्रकाश किरण मुड़ने के बाद भी अभिसारी प्रकाश हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो बच्चों वास्तविक वस्तु का मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद, मुड़ने के पहले वास्तविक वस्तु, मुड़ने के बाद बच्चों वास्तव में वैसे वास्तविक। एक और एग्जांपल इधर देखना, अवतल लेंस है, इसके ऊपर दो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, ये मुड़ने के पहले, ये मुड़ने के बाद। आप सब जानते हो अपसारी प्रकाश बच्चों प्रकाश को, अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, इसलिए अपसारी लेंस बोलते हैं इसको, आ गया। अब देखना, इसके ऊपर दो प्रकाश किरणें पहले से अपसारी, बीच में लेंस आ गया, ये अवतल लेंस है, आपको पता होगा अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, तो बच्चों इस प्रकाश को इसने और फैला दिया, फिर मुड़ने के पहले अपसारी प्रकाश जहां मिलता है वो वास्तविक वस्तु। बच्चों अवतल लेंस से निकलने के बाद ही प्रकाश अपसारी है, और आपको बताया कि मुड़ने के बाद यानी कि अपवर्तन परावर्तन का अपसारी प्रकाश मिलता है तो बच्चों आभासी प्रतिबिंब। मुड़ने के पहले जहां मिलेगा वस्तु, आप तो बस दो प्रकार के प्रकाश देखो, मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद, पहले जहां मिलेगा वस्तु, मुड़ने के बाद जहां मिलेगा प्रतिबिंब, पहले अपसारी हो तो वास्तविक वस्तु, मुड़ने के बाद अपसारी हो तो आभासी प्रतिबिंब। ये वाला प्रकाश मुड़ने के पहले वाला वस्तु निर्धारित करेगा, मुड़ने के बाद वाला प्रतिबिंब। एक और एग्जांपल बच्चों यहां पर देखो, उत्तल लेंस के ऊपर दो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, अभिसारी किरणें, बिल्कुल आपको समझाया था, यदि किसी लेंस के ऊपर ये आपतित प्रकाश अभिसारी हो तो बच्चों यहां मिलता प्रतीत होगा, इस बिंदु को हम वस्तु बोलेंगे। वाह, तो बताइए प्रकाश किरणें इस बिंदु की जाने की कोशिश करेगी, आभासी बिंदु, बीच में उत्तल लेंस आ गया, उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारी करता है, उत्तल लेंस को आप सबको पता होगा वैसे लेंस ही बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रकाश किरणें अभिसारी थी, लेकिन उत्तल लेंस प्रकाश को और अभिसारी कर दिया, तो बच्चों को और पहले मिला दिया, मुड़ने के पहले यहाँ मिलती प्रतीत हो रही थी, मुड़ने के बाद बच्चों वास्तव में मिल रही है, तो जो आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए कैसा रहेगा। कुल मिला के बात ये मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद, आप खुद देखो बच्चों, ये दोनों ये आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें अभिसारी हैं, यहाँ मिलती प्रतीत हुई आभासी वस्तु, बीच में दर्पण आ गया, जिसने प्रकाश को परावर्तित कर दिया, ये परावर्तित कर दिया। बच्चों मुड़ने के बाद वाला परावर्तित प्रकाश ये अपसारी है, और यदि मुड़ने के बाद ये अपसारी प्रकाश मिलेगा तो बच्चों आगे नहीं मिलेगा, पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा, आभासी, यानी कि आभासी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। समझ आया, मुड़ने के पहले, मुड़ने के बाद, मुड़ने के पहले जहां मिलेगा वस्तु, मुड़ने के बाद जहां मिलेगा प्रतिबिंब, मुड़ने के पहले अभिसारी प्रकाश है तो आभासी वस्तु, अपसारी प्रकाश है तो वास्तविक वस्तु, मुड़ने के बाद अभिसारी प्रकाश है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अपसारी प्रकाश है तो वास्तविक। तो मैं, एक गरिमा ने बोला है कि दो समझ नहीं आया, दो इतना सा बेटा, मुड़ने के पहले का प्रकाश देखो, मुड़ने के बाद का देखो। मुड़ने के पहले अपसारी प्रकाश है, यहाँ मिल रहा है, अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, आगे हम पढ़ेंगे, अवतल लेंस से प्रकाश फैलता है, ये और फैल गया, ये मुड़ने के बाद और प्रकाश मिलता है।
आ गया? इसमें लिखेंगे आगे, देखो तो इसमें तो केवल डायग्राम समझना है, ये चीज तो बताई थी, मुड़ने के पहले मुड़ने के बाद। अब ये देखना बच्चे, ये सब थियोरेटिकल पोर्शन है, सब थियोरेटिकल, और मुड़ने के बाद इतना सा है कि जब भी आप एक लेंस के ऊपर ये प्रकाश को आपतित करो, लेंस नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधी चल जाती, बीच में लेंस आ गया, लेंस प्रकाश को मोड़ेगा, उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारी बनाता है, तो मुड़ने के बाद ही प्रकाश किरणें बच्चों यहाँ आ गई। तो ये मुड़ने के पहले वाला प्रकाश था, ये मुड़ने के बाद वाला प्रकाश है, मुड़ने के बाद जहां मिलेगा वो प्रतिबिंब, मुड़ने के बाद यदि अभिसारी होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब अपसारी होता है, तो मुड़ने के बाद यदि अपसारी होता है आगे चला गया तो पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा। अब ये उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, वो तो अपन लेंस भी पढ़ेंगे, वो तो अभी तो बस इतना से याद रखना है कि एक्चुअल में मुड़ने के पहले मुड़ने के बाद क्यों, अब लेंस में कैसे मुड़ता है वो तो लेंस में समझ में आएगा। बच्चों समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण पूर्णतः समतल सतह होती है, ये एक समतल सतह। दर्पण के बारे में आप सबको पता होगा, दर्पण में एक परावर्तक सतह होती है, दूसरी खुरदरी सतह होती है। बच्चों दर्पण में हम जिधर लाइंस ड्रॉ करते हैं, इधर लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये खुरदरी सतह होती है, और जिधर हम प्लेन रखते हैं ये परावर्तक सतह होती है। यदि आपको प्रतिबिंब देखना हो तो बच्चों दर्पण में एक तरफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, दूसरे प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, तो दूसरी तरफ जिधर लाइन खींचते खुरदरी सतह, इधर प्रतिबिंब कभी दिखाई, इधर कभी प्रकाश परावर्तित नहीं होगा। यानी कि आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो परावर्तक सतह पर प्रकाश को आपतित करना पड़ेगा सामने वाली सतह। हाँ ये तो सबको पता होगा, बेसिक बात है। बच्चों समतल दर्पण पूर्णतः समतल परावर्तक सतह होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, जनरल पॉइंट है समतल दर्पण के। समतल दर्पण बच्चों आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। बिल्कुल रोज आप समतल दर्पण के सामने जाते हो, बिल्कुल अभी भी क्लास में बैठने से पहले आपने समतल दर्पण का प्रतिबिंब देखा होगा, आप वास्तविक हो, तो बच्चों आपको अपना जो प्रतिबिंब दिखाई देता है समतल दर्पण में वो वास्तविक होता है आभासी। समतल दर्पण हमेशा आभासी वस्तु का वास्तविक तथा वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो कैसे, एक में डायग्राम देख लेना। अरे रे ऑप्टिक्स में ये डायग्राम का बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए डायग्राम मुझे बना के लाने पड़ेंगे, तो यहाँ बनाने में अभी अपन कम से कम ये कि थोड़ा सा मैं नहीं बना तो यहाँ पहुंच गई, तो पता चलेगा कि हम 3 महीने तक भी रे ऑप्टिक्स पूरा नहीं हो रहा था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसीलिए थोड़ा सा ये सारी चीजें, अब थ्योरेटिकल पार्ट तो बच्चों को भी करना ही पड़ेगा। इधर समझना बच्चों, यहाँ पर समतल दर्पण के सामने मैंने एक वास्तविक वस्तु को रखा, अभी आपको जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देखते जाए। ये वास्तविक वस्तु को रखा, मैंने आपसे बोला था अभी वास्तविक वस्तु प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करती है। जब भी किसी दर्पण और लेंस के सामने वास्तविक वस्तु को रखो, वो प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते, उसमें प्रकाश निकाल दो। बच्चे इसमें प्रकाश क्यों निकाल देंगे? बच्चे दर्पण पे आके गिरी, वैसे भी देख लो, दर्पण के ऊपर जो आके गिर रहा है ये आपतित प्रकाश आ गिरा, वस्तु में से प्रकाश निकला, फिर दर्पण में जो प्रकाश आ रहा है अपसारी प्रकाश है, और आपको मैंने बताया था अपसारी प्रकाश जहां मिलता है, आपतित प्रकाश अपसारी है, तो वस्तु वास्तविक होगा। बच्चों दर्पण नहीं होता तो क्या होता, ये प्रकाश किरण से निकल जाती, ये प्रकाश किरण से निकल जाती, बीच में दर्पण आ गया, प्रकाश को मोड़ेगा, कैसे मोड़ेगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगी ना जी, ये प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, तो बच्चों ये मुड़ने के बाद ये परावर्तित किरण होगी। अब ये बताओ मुड़ने के बाद ये प्रकाश किरणें अपसारी हैं, फैल रही हैं, तो बच्चों अपसारी प्रकाश को आप आगे कितना ही बढ़ाओ कभी मिलेंगी नहीं, ये पीछे मिलती हुई अपीयर होंगी। तो बच्चों इसको पीछे बढ़ाया मैंने, क्यों मिलती हुई अपीयर हो रही, और आपको लिखाया भी है, यदि बच्चों यहाँ लिखा है कि अभी समझा भी था, यदि बच्चों मुड़ने के बाद अपसारी प्रकाश मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों यहाँ वास्तविक वस्तु को कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी। लेकिन यदि वस्तु आभासी होती, आप खुद देखो दूसरा डायग्राम, बच्चों यहाँ पर देखो आपतित प्रकाश अभिसारी है, एक बिंदु की तरफ जा रही है, ये आपतित प्रकाश किरण इस बिंदु की तरफ जा रही है, और यदि आपतित प्रकाश किरण अभिसारी हो तो बच्चों वस्तु आभासी होगी।
बीच में दर्पण आगे से प्रकाश को मोड़ लो। मुड़ने के बाद बच्चों प्रकाश किरणें मिल रही है। अब मुड़ने के बाद बताओ वही आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण, मैंने अपनी तरफ से रटना कुछ नहीं, नियम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कैसे मोड़े हैं, दर्पण है परावर्तन के नियम से मोड़े, आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण, लेंस है तो लेंस में आगे नियम बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ प्रकाश किरण मुड़ रही है आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण से, ये मुड़ने के बाद वाला प्रकाश है। और मुड़ने के बाद यदि अभिसारी प्रकाश हो तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब, और अपसारी प्रकाश हो तो आभासी। पहले डायग्राम में देखो मुड़ने के बाद अपसारी प्रकाश था, उसको आगे कितना ही बढ़ाओ पीछे मिलती प्रतीत होगी। सेकंड डायग्राम देखो मुड़ने के बाद अभिसारी प्रकाश है, वास्तविक नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो बच्चों आप खुद देखो समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का आभासी और आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उसके पीछे कारण समझना। अब जो मेन समझने वाली बात है इतनी सी है, आपसे कहीं पूछा जाए, क्वेश्चन ही आ जाए कि समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का आभासी या आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बनाता है, समतल दर्पण वास्तविक का वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी का आभासी प्रतिबिंब क्यों नहीं बनाता है। तो उसके पीछे कारण इतना सा है कि समतल दर्पण कभी भी प्रकाश की प्रकृति नहीं बदलता। समतल दर्पण का जैसा प्रकाश आपतित करोगे ना वैसा प्रकाश आपको वापस देगा, परावर्तित करेगा, लेकिन जैसा प्रकाश आपने गिराया। आप खुद देखो बच्चों, यहाँ पर आने वाला जो प्रकाश है, आने वाला जो प्रकाश है, समझते जाना, आने वाला प्रकाश आप खुद देखो अपसारी है। फर्स्ट डायग्राम देखो, आने वाला प्रकाश अपसारी है और परावर्तन के बाद ही बच्चे अपसारी बने। बिल्कुल आप देखो इस डायग्राम को, आने वाला भी अपसारी था, परावर्तन के बाद भी अपसारी। हम जानते हैं आपतित प्रकाश अपसारी हो तो बच्चों वास्तविक वस्तु, और परावर्तन के बाद अपसारी हो तो आभासी प्रतिबिंब होता है। अपसारी प्रकाश में वस्तु तो वास्तविक होती है लेकिन प्रतिबिंब आभासी होता है। तो बच्चों इसमें अपसारी प्रकाश आएगा तो जाएगा भी अपसारी, तो मुड़ने के पहले भी अपसारी था, मुड़ने के बाद भी अपसारी है, तो इसका मतलब वस्तु तो वास्तविक होगी, प्रतिबिंब आभासी जाएगा। क्योंकि अपसारी प्रकाश में याद रखना, अपसारी प्रकाश में वस्तु तो वास्तविक होती है लेकिन प्रतिबिंब आभासी होता है। अभिसारी प्रकाश में वस्तु आभासी होती है लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आप खुद देखो दूसरे डायग्राम को, अरे सेकंड डायग्राम को देखो, आने वाला प्रकाश की नेचर देखो अभिसारी है तो परावर्तित प्रकाश की नेचर अभिसारी है। तो बच्चों जब दोनों की प्रकाश नेचर एक जैसी रही तो पहले वाले अभिसारी बाद वाले अभिसारी, अभिसारी प्रकाश में वस्तु तो आभासी होती है जबकि प्रतिबिंब मुड़ने के बाद अभिसारी का तो वास्तविक होती है। तो एक्चुअल में समतल दर्पण के साथ एक प्रॉब्लम है कि याद रख लो समतल दर्पण कभी भी प्रकाश की प्रकृति नहीं बदलता। यदि समतल दर्पण पे आपने समानांतर प्रकाश आपतित किया तो बच्चों परावर्तन के बाद ये समानांतर ही रहेगा, जैसा प्रकाश आएगा वैसा प्रकाश रखेगा, समानांतर समानांतर रहेगा, अभिसारी अभिसारी रहेगा, अपसारी अपसारी रहेगा। ये कभी प्रकाश की प्रकृति नहीं रहेगा, इसीलिए वास्तविक वस्तु का आभासी और आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये कभी भी वास्तविक का वास्तविक, आभासी का आभासी नहीं बनेगा। बच्चों समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, आवर्धन हम आगे पढ़ेंगे। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है, ये समतल दर्पण के सामने अब जाके खड़े हो जाए, तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। और हम जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई एक अनुपात है। और जहाँ तो सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन प्लस में और उल्टे प्रतिबिंब के लिए माइनस में। तो बच्चों प्रतिबिंब सीधा बनता है इसलिए आवर्धन हम किसमें लेंगे, प्लस। आया सामने। इसके बाद बच्चों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है रोज आप देखते हो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिलोम होता है, लेटर इन्वर्जन। आप सब जानते हो समतल दर्पण में बायां दायां बन जाता है, दायां बायां बन जाता है। आपके लेफ्ट हैंड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप दर्पण के सामने जाओ तो आपकी इमेज के राइट हैंड में ऑब्जेक्ट बन जाए, आपके राइट हैंड में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो लेफ्ट हैंड में ऑब्जेक्ट बन जाए। बच्चों बिल्कुल ये स्टार्टिंग में ऑप्टिक्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब थोड़ा सा बोरिंग तो है ही, कुछ नहीं कर सकते चीज पढ़ते जाओ इसी। हाँ, समतल दर्पण में वस्तु की दर्पण से दूरी और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी हमेशा बराबर होती है, लंबवत दूरी। देखना समतल दर्पण में यदि यहाँ एक वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सामने आ गया, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी हुई उतनी दूरी प्रतिबिंब बनेगा।
आ गया? बिल्कुल ये लंबवत दूरी बराबर होती है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, समतल दर्पण में एक विशेषता और होती है। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब सपोज यहाँ बन रहा है, इनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है ये हमेशा दर्पण के लंबवत होती है। बिल्कुल ये याद रखना, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, और दोनों को जोड़ने वाली रेखा हमेशा समतल दर्पण के लंबवत होती है। क्लियर हो गया बच्चों? एक सिंपल से पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, समतल दर्पण में आपको रे ऑप्टिक्स, रे डायग्राम से बच जाओगे। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के सामने बनता है, यहाँ वस्तु रखी थी यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु रखी थी यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु रखी थी यहाँ प्रतिबिंब। इसके मैंने कई सारे डायग्राम आपको बना के समझा रहा हूँ, देखना। बिल्कुल यदि वस्तु यहाँ रखी हुई है नंबर 1 पोजीशन पर, तो बच्चों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इधर देखो समतल दर्पण है, ये वस्तु सामने रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब सामने बनेगा, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण के लंबवत होगी। वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ प्रतिबिंब, ये देखो फर्स्ट पोजीशन वस्तु है तो प्रतिबिंब सेकंड, बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, ये वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बना बिल्कुल सामने। एक और डायग्राम बच्चों, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक समतल दर्पण गुजर रहा है, और यदि वस्तु वृत्त के ऊपर है तो बच्चों उसका जो प्रतिबिंब वृत्त पे ही आएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये दर्पण कहां से गुजर रहा हो, वृत्त के केंद्र से। और वस्तु यदि वृत्त पर है तो प्रतिबिंब वृत्त पर, वस्तु वृत्त पर तो प्रतिबिंब वृत्त पर। क्यों? क्योंकि बच्चों जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना। आ गया? और आप खुद देख लो कि वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण पे लंबवत होगी, और जब इन दोनों दूरियों को बराबर करोगे तो वस्तु यदि वृत्त पर है तो प्रतिबिंब वृत्त पे आएगा। ये तीनों वस्तुओं का प्रतिबिंब वृत्त पे बनेगा। याद रखना, यदि दर्पण कहां से गुजर रहा हो, वृत्त के केंद्र से, तब वस्तु यदि वृत्त पे रखी तो प्रतिबिंब वृत्त पे आएगा। ये जो रे डायग्राम से बचने के लिए बता रहा हूँ। इधर देखना, बिल्कुल यही वाला डायग्राम वापस से इधर ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पर एक वस्तु यहाँ पर होती है तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो वस्तु यहाँ पर होगी तो याद रखना प्रतिबिंब बिल्कुल यहाँ बनेगा। तो जब ये दूरी बराबर होगी तो यहाँ भी ये दूरी बराबर होगी, ये दर्पण को हम आगे बढ़ा लेंगे, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। आ गया बच्चों? इस दर्पण के नीचे वाले सिरे को मैं वस्तु से जोड़ लिया, और प्रतिबिंब के नीचे वाले सिरे को वस्तु से जोड़, दर्पण से जोड़ा। जब ये दोनों दूरियां बराबर होंगी तो नेचुरली ये कोण भी बराबर है। तो कभी कभी बच्चों आपको ये दूरी देने की जगह, ये दूरी देने की जगह ये कोण दे दिया जाता है कि एक वस्तु 30 डिग्री कोण पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 30। तो ये दूरी बराबर तो कोण बराबर। बच्चों यहाँ तो मैंने बिंदु वस्तु के लिए बारे में बताया, एक समतल दर्पण है, उसके सामने आपसे बोला जाए कि इस तरह की वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बच्चों इस वस्तु को छोटे छोटे बिंदु में विभाजित कर लो, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु। सबसे पहले इस वाले बिंदु का प्रतिबिंब बनाओ, बिल्कुल लंबवत। याद रखना, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण में लंबवत होगी, ये प्रतिबिंब, ये वस्तु और उसका प्रतिबिंब। यहाँ वस्तु दूर है, इसके पैर दूर है तो प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। वस्तु दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया तो ये वस्तु के दोनों बिंदुओं के जो मैंने प्रतिबिंब बनाया उनको आपस में जोड़ दो, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, जितनी दूरी पर वस्तु हेड उतनी दूरी पर हेड का प्रतिबिंब, जितनी दूरी पर लेग उतनी दूरी का प्रतिबिंब, ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके। साउंड आ रही है? एक मिनट यार, एक मिनट।
एक मिनट, एक मिनट। जल्दी से क्वेश्चन करो जी, क्वेश्चन करो। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? स्क्रीन गायब हो गई थी इसलिए थोड़ा सा अपना टाइम लग गया। बच्चों यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ये बिंब है। इस बिंब का प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ जल्दी से। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी से। बच्चों देखो कि जब भी आपको समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो, उसकी सिंपल सी टेक्निक, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। x इक्वल्स टू +2 सेंटीमीटर, x एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर बनेगा। मैंने अभी आपको समझाया था इधर समतल दर्पण में बच्चों यदि दर्पण यूं रखा हुआ हो, यहाँ वस्तु हो, समझना यहाँ से वस्तु यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वस्तु रखी है, तो याद रखना ये प्रतिबिंब यहाँ 10 का नहीं बनेगा। हमेशा वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण के लंबवत होनी चाहिए। यदि वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो बच्चे इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? बिल्कुल वस्तु और प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा हमेशा दर्पण की लंबवत होनी जरूरी है। क्लियर हो गया? अब बताओ ये वस्तु है, इसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, तो आप वस्तु से एक लंबवत रेखा खींचो दर्पण पर। अब जितनी दूरी पर ये वस्तु होगी बच्चों, उतनी दूरी पर इधर प्रतिबिंब बनेगा लंबवत। और बच्चों यदि ये दोनों दूरियां बराबर होंगी तो नेचुरली कोण भी बराबर होंगे। ये कोण 45 है तो बच्चे वाला कोण ही 45 होगा। तो इसका मतलब वस्तु 45 डिग्री पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 45 डिग्री सामने बनेगा, और 45 45 90 होते हैं, तो 90 होने का मतलब आप खुद देखो बच्चों, ये बिल्कुल यदि वस्तु y अक्ष पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? x अक्ष पर आ गया। और बच्चों ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, ये वाली दूरी इसके बराबर है, कर्ण कर्ण आपस में बराबर होंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा, तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो दूरी भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा x बराबर +2 सेंटीमीटर। इसका मैंने आपको, यदि इसको समझ नहीं आ जाए तो ये फेयर डायग्राम बिल्कुल बना के, हर क्वेश्चन के बच्चों को फेयर सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा जल्दबाजी हो जाए तो आपको बाद में इजीली समझ आए। एक क्वेश्चन और करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा कि जब भी हम समतल दर्पण के सामने बच्चों हमारी घड़ी को लेके जाते हैं तो घड़ी का दायां बायां बायां दायां बन जाता है। तो आप समझे प्रतिबिंब का समय बताओ। क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि दीवार की घड़ी में एक व्यक्ति द्वारा दर्पण में बताए गए समय का प्रतिबिंब ज्ञात करो। यानी कि बच्चों आपको ये घड़ी का वास्तविक समय बता रखा है, यदि मैं इस घड़ी को मैं दर्पण में ले जाऊं तो मुझे प्रतिबिंब का समय क्या दिखाई देगा? तो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर। रोज आप समतल दर्पण में, रोज तो क्या, कभी भी आप समतल दर्पण के सामने घड़ी को लेके जाओ तो बच्चों उसका दायां बायां बायां दायां बन जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है उसका समय आपको कुछ और दिखाई देता है।
तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की सिंपल सी टेक्निक है। लगभग सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, लगभग सही, एक दो ने गलत आंसर दिया है। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहले क्वेश्चन का बच्चों सबका लगभग सही 8 बजे है। यदि घड़ी का टाइम 4 बजे है तो आपसे प्रतिम का टाइम बचाओ बताओ, कुछ मत करना बच्चों, जो भी घड़ी का टाइम दे रखा हो उसको 12 घंटे में से घटा देना। कभी आपसे बजाय एक घड़ी में इतनी बज रही है तो उसको दर्पण के सामने ले जाओ तो प्रतिम का समय बताओ, तो 12 माइनस जो भी घड़ी का टाइम हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको जो प्रदर्शित होगा, आपको जो लिखेगा 12 घंटे में से जो भी घड़ी का टाइम बस घटा दो 8 बजे। सेकंड बच्चों टाइम है 8:30, तो उसको 12 में से घटा दो। आपसे बोला जाए कि घड़ी का टाइम 8:30 है तो बताओ प्रतिदिन का टाइम। बच्चों चूंकि घड़ी के टाइम में मिनट भी है तो ये 12 घंटे में से घटाया है, तो 12 घंटे में से घटाया कैसे घटाया, जो लास्ट घंटा उसको 60 मिनट लिखिए, तो ये 11 घंटे 60 मिनट, मिनट में से मिनट घटा दो, 8 में से 8। तो यदि घड़ी का टाइम 8:30 है तो प्रतिदिन का टाइम बच्चों 3:30 हो जाएगा। इसी तरह से घड़ी का वास्तविक टाइम दे रखा है 9:45 44 सेकंड, तो आपसे प्रतिदिन का टाइम बताओ, वही 12 घंटे में से घटाओ। 12 घंटे को हम क्या लिख लें, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड में से बच्चों हमको घटाने हैं 9 घंटे 45 मिनट और 44 सेकंड। क्योंकि यहाँ पर सेकंड भी दे रखे हैं, इसके लास्ट वाले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, घटा दो। कुल मिला के घटाना सीखना है। आ गया। यदि आवर्स दे रखे हैं केवल तो डायरेक्ट 12 घंटे में घटा दो। यदि घड़ी का टाइम आवर्स और मिनट, घंटे और मिनट दे रखे हैं, तो बच्चों जो 12 घंटे हैं उसको बच्चों आप क्या लिखो, 11 घंटे और 60 मिनट लिखो। और यदि सेकंड भी दे रखे हैं तो बच्चों 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड लिखते हैं, लेकिन घटाना 12 में से। आ गया बच्चों। चलो ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखा है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये है, समझना। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप बोलोगे कि ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं क्या। बच्चों क्वेश्चन इतना सा है कि एक कमरा है, उस कमरे में यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, यहाँ लिखा हो, पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन को। समतल दर्पण लगा हुआ है, कमरा ABCD। बच्चों इस समतल दर्पण में बिंदु A के प्रतिबिंब का फोटो लेना है। ए का फोटो लेना, बिंदु ए के प्रतिबिंब का फोटो लेना है इस कैमरे से। ये कैमरा है, ये पी पर एक कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से ए के प्रतिबिंब का फोटो लेना है। तो कैमरे को कहां फोकस करोगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने की टेक्निक, आपसे कहीं बोला जाए मुझे एक कैमरे से, समझते जाना, मुझे एक कैमरे से पॉइंट ए का फोटो लेना है, तो बताओ कैमरे को कहां फोकस करूंगा। तो बच्चों आपका आंसर होगा कैमरे से ए की दूरी। मेरे को कैमरे से बी का फोटो लेना है, तो मैं कैमरे को कहां फोकस करूंगा, कैमरे से बी की दूरी आंसर। कैमरे से मुझे सी का फोटो लेना है, तो बताओ कैमरे को कहां फोकस करूंगा, सी पर, तो कैमरे से सी की दूरी आंसर है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, समझ लेना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि कैमरे से कोई भी हरीश का फोटो लेना है, जिसका भी फोटो लेना है, कैमरे से घड़ी का फोटो लेना है, तो कैमरे कहां फोकस करोगे, तो कैमरे से घड़ी की दूरी, जिसका भी फोटो लेना है उसकी दूरी आंसर है। अब बच्चों समझते जाना, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैमरे से पॉइंट ए के प्रतिबिंब का फोटो लेना है, ए का फोटो लेना, ए के प्रतिबिंब का फोटो लेना है, तो कैमरे को कहां फोकस करेंगे। तो आप सबसे पहले तो पॉइंट ए के प्रतिबिंब का फोटो बनाओ। तो सबसे पहले तो देखो, मैं समतल दर्पण हम जानते हैं जितनी दूरी की वस्तु होती है उतनी दूरी प्रतिबिंब, और मैंने आपको बताया था समतल दर्पण में बिल्कुल जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के सामने, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब है, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब है, वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब है। तो बच्चों ये वस्तु ए है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा। कमरे की लंबाई बच्चों आपको दे रखी है 3 मीटर, ये 3 मीटर। तो बच्चों 3 मीटर दूरी पर वस्तु ए है दर्पण से, तो प्रतिबिंब बच्चों 3 मीटर बनेगा। आ गया, तो ये ए का प्रतिबिंब आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए के प्रतिबिंब का फोटो लेने के लिए, अब ए के प्रतिबिंब का फोटो लेना, इस इमेज का फोटो लेना है कैमरे से। समझते जाना, कैमरे से बच्चों ए की इमेज का फोटो लेना है, इस इमेज का फोटो लेना है इस कैमरे से। तो कैमरे को कहां फोकस करेंगे, तो बच्चों आपका आंसर होगा कैमरे से इमेज की दूरी, ये आंसर होगा। ये वाली दूरी आंसर। क्वेश्चन में बोला जाता है कैमरे से ए का फोटो लेना है, तो कैमरे की ए से दूरी आंसर देते हैं। कैमरे से बी का फोटो लेना, तो बी, कैमरे से बी की दूरी आंसर देते हैं। और वो क्वेश्चन बोला है कैमरे से ए के प्रतिबिंब का फोटो,
तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ए का प्रतिम बनाओ और कैमरे से ए के प्रतिम की दूरी नाप लो, बस वही आंसर आ गया। बच्चों कमरे की जो लंबाई है, कमरे की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको घनाकार कमरा दे रखा है 3 मीटर है, और कैमरा बच्चों दीवार के मध्य बिंदु पे लगा हुआ है, तो बताओ ये दूरी 1.5 मीटर हो जाएगी। तो 1.5 मीटर, ये 3 और 3, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ये लंबाई निकाल सकते हैं क्या? तो 1.5 हो गया और 3 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो आपसे बोला जाए कि ये जो अपन इसको x मान लें, तो बताओ इस x की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट। बच्चों आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो बताओ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, ये आंसर है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो शायद ये 6.18 निकल आंसर। इस क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल फेयर में आपको दे रखा है। कैमरे से ए के प्रतिम का फोटो लेना है, आ गया। हमने यहाँ पर फिर आपके पास आगे दे रखा है, इसे भी लेकर रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ये फेयर डायग्राम में देख लेना, ए के प्रतिम का फोटो लेना है, कैमरे से प्रतिम की दूरी, जिसका फोटो लेना उसकी दूरी आंसर होता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कैमरे से बी का फोटो लेना है, तो बताओ कैमरा कहाँ फोकस करोगे, सी का फोटो लेना है कैमरा कहाँ फोकस करोगे, तो जिसका फोटो लेना है कैमरे से उसकी दूरी आंसर होती है। हो गया बच्चों। आज की क्लास कोशिश तो ये की है मैंने, कैसी लगी पहले तो बताओ, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल, बच्चों के बिल्कुल कमेंट पढ़ के अच्छा लगा, यस सर मैक्सिमम का। अब बच्चों एक दो बच्चों को बाई चांस समझ में नहीं भी आया हो तो मेरी बात समझना कि बच्चे जो समतल दर्पण है ना, उसके बारे में बात बता दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी उठा के देखो तो एनसीईआरटी में बच्चे ये चैप्टर है, ये आपको स्टार्ट कर रखा है कहाँ से, यदि एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, आज ही खुला खोल के देखना एनसीईआरटी को। बच्चे चैप्टर अनु मतलब अनु कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से स्टार्ट कर रखा है, उत्तर दर्पण से स्टार्ट कर रखा है। लेकिन बच्चों अब बेसिक है, अब एक बार एनसीईआरटी में की वजह से एक क्वेश्चन एक बार नीट ने दे दिया था प्लेन मिरर का, इसलिए बच्चों को ये प्लेन मिरर डिस्कस करना पड़ा है, अदरवाइज प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्लेन मिरर को भी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो पॉइंट्स टेक्निक से बता रहा हूँ बस उनको समझते रहना। अब प्लेन मिरर के अंदर बच्चों में थोड़ा ज़्यादा टाइम तो दूंगा नहीं, क्योंकि यदि हम यहाँ ज़्यादा टाइम दे देंगे, अब इसलिए थोड़ा सा आपको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैंने यहाँ प्लेन में अपना टाइम वेस्ट किया तो याद है आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह में जहाँ बेसिकली हमको ज़्यादा टाइम देना, जहाँ अच्छे क्वेश्चन करने वो अपना ले जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन तो बच्चों वहीं से आना है, प्रिज्म वगैरह से आने, लेंस से आने, तो हम क्वेश्चन को वहाँ पे लेने जा सकते हैं। अब ये करके ठीक है, मेरी पहली क्लास थी, हमने चाहता तो आपको समझाने के लिए बिल्कुल ABCD करके पढ़ा करेगा, आप अच्छी और के बच्चे हो, थोड़ा वो तो आपको थोड़ा सा बढ़ना ही पड़ेगा। अभी तो पता चला हम इतने लगे रह जाए कि वस्तु क्या होती है, प्रतिम क्या होता है, मैं डायग्राम बना बना के टाइम वेस्ट करने से, मैं तो कर दूंगा, लेकिन वो है आगे जाके अपन को मेन टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका है, तो हम टाइम पे ध्यान रखते हुए आ रहा है समझ। ठीक है, तो बच्चों मैं हैंड आउट सेंड कर रहा हूँ, पहले हैंड आउट ले लो। बस हैंड आउट आ रहा है।
देखो बच्चों, अभी तो मैंने हैंड आउट ये आपको सेंड कर दिया, आपके पास आ गया आज की क्लास का। तो बिल्कुल आप देखो सेंड आउट पहुंच गया आपके पास, हैंड आउट बिल्कुल मिल गया, है ना। और बच्चों गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं आपको कल दूंगा, बिल्कुल गूगल ड्राइव का लिंक अभी तो आप इससे ले लो, और ये क्लास बच्चों में गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, तो गूगल ड्राइव से ले लेना, तो अभी तो इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो बच्चों अब सबसे बड़ी बात ये है कि प्लेन मिरर को तो थोड़ा सा बच्चों हमको इस तरह से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को नहीं तो मेरे को भी चिंता मतलब आता है मेरे को प्लेन मिरर, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम जो मेन सिलेबस में हम उसको ज़्यादा टाइम देना बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, मतलब गुड बाय। ये पूरा का पूरा आपको मैंने भेज दिया, ठीक है, बाय। लिंक बनाया था आज की क्लास, कैसा बोलो, बनाए देते हैं।